हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो आज के लेक्चर में हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है ये पढ़ेंगे और उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन और उसका सॉल्यूशन और कॉम्प्लेक्स नोटेशन का क्या यूज है। ये तीन चीज़ें तो हम इस लेक्चर में कवर कर लेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम डैम्प्ड एंड फोर्स वाइब्रेशन के बारे में पढ़ेंगे एंड कंपोजिशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है तो एक ही लेक्चर में तो कवर नहीं हो पाएगा, सेकंड लेक्चर में हम लोग इन दोनों टॉपिक को कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन होता क्या है। देखिए, हम मोस्टली दो तरह के मोशन देखते हैं। एक तो ऐसा मोशन होता है जिसमें पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन के अबाउट ऐसे वाइब्रेट करता रहे। दैट मीन्स कि वो पार्टिकल अपनी पोजीशन को छोड़ के जाएगा नहीं, आपने हल्का सा उसको डिस्प्लेस किया तो वापस इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएगा। ओके, समझ रहे हैं आप मेरी बात को। अगर ये पार्टिकल है आपका, अगर ये हल्का सा डिस्टर्ब हुआ, इधर यहाँ पे पहुंच गया है, तो कुछ ऐसा इसके ऊपर फोर्स जनरेट होगा जो उसको वहीं पे ले आएगा। इधर जाएगा फिर वहीं आ जाएगा, फिर इधर जाएगा फिर वहीं आ जाएगा। इस तरह के मोशन को आप ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। ठीक है, एक तो इस तरह का मोशन हो गया। सेकेंड टाइप का मोशन होता है जिसमें अगर आपने पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगाया तो ये मूव करता जा रहा है टाइम के साथ इसकी पोजीशन चेंज होती जा रही है। तो ये सेकेंड टाइप का मोशन है। देखिए, ये जो ऑसिलेटरी मोशन होता है इसको आप सिंपल हार्मोनिक मोशन भी कहते हैं। और इस तरह का मोशन आप कहाँ देखते हैं? जैसे आपने घड़ी का पेंडुलम देखा है, घड़ी के पेंडुलम बार बार ऐसे होता रहता है। ठीक है, या आपने स्प्रिंग से कोई छोड़ दी चीज, स्प्रिंग में मास लटकाया और उसको नीचे डिस्प्लेस किया और छोड़ दिया, तो वो ऐसे ऐसे करके थोड़ी देर बाद क्या करेगा, वापस अपनी मीन पोजीशन पे आ जाएगा। दैट मीन्स कि इस तरह के ऑसिलेटरी मोशन में जो आपका मास होता है, कोई भी सब्सटेंस लिया है आपने, वो थोड़े टाइम बाद अपनी एक्चुअल पोजीशन में आ जाता है इधर उधर वाइब्रेट करने के बाद। लेकिन अगर आप दूसरे टाइप का मोशन लेते हैं तो ये अपनी जगह टाइम के साथ चेंज करता रहता है। ठीक है, तो इस तरह के मोशन आप कहाँ देखते हैं? जैसे आपने ट्रेन से ट्रेवल कर रहे हैं तो चले गए वहां से, यानी आप वहां से मूव आउट कर जाते हैं, वहां उस जगह को छोड़ देते हैं। इस तरह का पार्टिकल अपनी जगह को नहीं छोड़ेगा, ये पार्टिकल अपनी जगह को छोड़ देगा। ठीक है, ये दोनों डिफरेंस समझ में आ गए। तो हम मेनली स्टडी करेंगे इस तरह के मोशन के बारे में जो कि ऑसिलेटरी है। ठीक है, एक चीज हम और देख लेते हैं कि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर भी डिपेंड करता है इन दोनों टाइप का मोशन। जैसे अगर एकदम शांत पानी है, ठीक है, आप नहर के पास बैठे होंगे कभी, एकदम शांत है, तो आपने क्या किया, एक पत्थर उठाया और फेंक दिया उसके अंदर, तो क्या देखते हो आप देखते हो कि इस तरह से रिंग्स बनने लगते हैं, वेव्स, और ये वेव्स ऐसे 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 ट्रेवल करती हुई बाहर की तरफ जाती हैं। तो इसमें आप फ्रेंड्स दो तरह के मोशन देखते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ से पार्टिकल निकले और ये पार्टिकल मूव करके इधर की तरफ जा रहे हैं। ये पार्टिकल जो भी जहां का पार्टिकल है वो अपनी ही पोजीशन पे है, लेकिन वो अपनी पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट करने लगता है। ठीक है, वाइब्रेट कर रहा है लेकिन एक वेव भी आगे की तरफ ट्रेवल कर रही है। तो ये अलग टाइप का मोशन है, इसे कहते हैं प्रोग्रेसिव वेव्स। ठीक है, वो हमारा नेक्स्ट रहेगा सेशन। अभी हमें सिंपल हार्मोनिक मोशन को ही अच्छे से पढ़ना है। तो प्रोग्रेसिव वेव में आपकी वेव भी ट्रेवल करती है, लेकिन उसके साथ जो पार्टिकल हैं वो अपनी मेन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट करते रहते हैं और अपनी एनर्जी को दूसरे पार्टिकल को शिफ्ट कर देते हैं, वो भी वाइब्रेट करने लगता है, देन अदर आगे शिफ्ट करते रहते हैं। तो इस तरह से ये वेव आगे चलती रहती है और लेकिन पार्टिकल वहीं पे ही है। ठीक है, आपको ऐसा फील होता है कि वो आगे जा रहे हैं। ठीक है, फर्दर एनी डिस्कशन। अब हम देखते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है। देखिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि अगर आपका एक पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, दैट मीन्स कि आपका पार्टिकल ये है। ठीक है, इस पार्टिकल को हम O का नाम दे देते हैं। इस पार्टिकल को हमने इसकी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस किया, तो आप डिस्प्लेस करेंगे तो एक फोर्स लगाएंगे, कुछ वर्क करेंगे तभी तो डिस्प्लेस होगा ना पार्टिकल। तो आपने क्या किया, ये इस जगह पे है और आपने एक फोर्स लगाया और इसको यहाँ पे डिस्प्लेस कर दिया। अब डिस्प्लेस करने के बाद अगर ये ऑसिलेटरी मोशन करेगा, दैट मीन्स कि अगर ये पार्टिकल इस तरह से है कि एक पेंडुलम से कनेक्टेड है या फिर स्प्रिंग से कनेक्टेड है, तो इसकी नेचर ये रहेगी कि ये वापस अपनी मीन पोजीशन पे जाने की कोशिश करेगा। अगर इस पे कोई भी किसी भी तरह का ऐसी रेस्ट्रिक्शन है तब वो नहीं करेगा, तब तो आप उसे फोर्स लगाओगे, यहाँ डिस्प्लेस हो जाएगा। कंडीशन ये है कि वो इस तरह की सिचुएशन में है, या तो आपने स्प्रिंग के साथ उसे कनेक्ट कर दिया या लटका दिया स्प्रिंग के साथ,
इस तरह से कोई सिचुएशन बन रही है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि इस पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स लगने लग जाएगा, जिसकी नेचर होगी कि वो इसको वापस मीन पोजीशन पे लाए। तो जैसे ही लाएगा तो पार्टिकल दूसरी तरफ चला जाएगा, फिर उसके बाद ये वापस इस कंडीशन में आएगा और ऐसे ही मूव करता रहेगा, ऑसिलेटरी बिहेवियर शो करता रहेगा। ठीक है, जो आपने पेंडुलम को डिस्प्लेस किया उसके बाद ये यहाँ आया, यहाँ पे जब इधर ले जाते हैं तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। जैसे ही आप छोड़ देते हैं, फोर्स इसका नीचे की तरफ काम करने लगता है, तो वेलोसिटी इसकी इंक्रीज हो जाती है, यहाँ पे मैक्सिमम हो जाती है। इस फोर्स की ये नेचर होती है कि वो इसको दूसरी तरफ डिस्प्लेस कराता है। ठीक है, और उसके बाद वो फिर वापस इक्विलिब्रियम कंडीशन में लेके आता है, और ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक कोई डेसिपेटिंग फोर्स जैसे एयर रेजिस्टेंस हो, हवा का प्रेशर लग रहा है तो धीरे धीरे हवा के प्रेशर से ये रेजिस्टेंस का काम करता है, वो मूव करते 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 इसका पाथ छोटा होता चला जाता है और फिर वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएगा। अगर किसी भी तरह का आप रेजिस्टेंस नहीं लगाएंगे तो आइडियल कंडीशन ये है, एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है क्योंकि रेजिस्टेंस फोर्स हमेशा ही रहते हैं, तो आइडियल कंडीशन में क्या होगा, ये वहीं का जितना आपने लगा के छोड़ दिया ना फोर्स, ठीक है, उसके बाद वो ऐसे ही मूव करता रहेगा, उस पोजीशन तक ही बार बार जाता रहेगा अगर इसके ऊपर किसी भी तरह का डेसिपेटिव फोर्स नहीं लगा हुआ है। ठीक है, और क्योंकि डेसिपेटिव फोर्स लगे रहते हैं, डेसिपेटिव फोर्स वो फोर्स होते हैं जो इसके मोशन को अपोज कर रहे हैं। ठीक है ना, एयर रेजिस्टेंस इन केस ऑफ पेंडुलम। और अगर आपने एलसी सर्किट लिया है, इंडक्टर और कैपेसिटर वाला जो सर्किट लेते हैं ना, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो अगर एलसी सर्किट लिया है तो उसमें रेजिस्टेंस वो काम करता है कि धीरे धीरे ऑसिलेशन को कम करके डैम्प कर देता है और बाद में एम्पलीट्यूड को 0 कर देता है और ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाता है। ठीक है, तो हमने ये कहा है कि हमारा एक ऐसा पार्टिकल है जिसको हमने फोर्स लगा के डिस्प्लेस कर दिया है उसकी मेन पोजीशन से, तो एक फोर्स जनरेट हो जाएगा जो कि इस डायरेक्शन में है, जो इस पार्टिकल को जो आप यहाँ ले गए हो वापस इसी डायरेक्शन में लाने की कोशिश करता है। तो अब हम इसको ऐसे समझ लेते हैं कि ऑसिलेटरी मोशन का मतलब है कि जहां से चला, आप यहां से मान लेते हो, ठीक है, इसका सेंटर O है, ये एक्स एक्सिस इधर और वाई एक्सिस इधर, तो पार्टिकल आपका यहां से एग्जीक्यूट किया, यहां से आपने स्टार्ट किया और थोड़ी देर चलने के बाद फिर ऐसे चला और ऐसे आ गया। दैट मीन्स कि पार्टिकल को यहाँ लेके आए आप, इसका मतलब यहाँ से यहाँ लेके आए, उसके बाद छोड़ दिया, वो यहाँ गया, दैट मीन्स कि यहाँ से यहाँ गया और वापस यहाँ आया। तो ये कंप्लीट साइकिल यानी दिस दिस दिस। ओके, ये चीज समझ में आ गई है। अब आपने कहा कि मान लिया इस पार्टिकल की किसी टाइम पोजीशन ये है, किसी टाइम पार्टिकल की पोजीशन ये है, जिसे आप यहां से डिनोट कर सकते हैं। पार्टिकल इस टाइम यहाँ P पॉइंट पे है, तो आपने कहा कि यहाँ पे है ये, तो आपने कहा कि ये थीटा एंगल बना रहा है, P पार्टिकल सेंटर से थीटा एंगल बना रहा है क्योंकि वापस उसी पाथ को फॉलो कर रहा है, ऑसिलेटरी मोशन है। तो आपने कहा और सेम फ्रीक्वेंसी से, अभी आपने डेसिपेटिव फोर्स कोई नहीं लिया है, आइडियल कंडीशन ये है कि कोई भी एयर रेजिस्टेंस नहीं है, तो यानी कि उसकी जो वेलोसिटी होगी, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, वो कांस्टेंट होगी। फ्रेंड्स, आपने ये वाला मोशन पढ़ा हुआ है ना सर्किल के अराउंड, तो उसमें आपको पता है कि वेलोसिटी आपकी सिंपल तो v होती है। जब आपका ट्रांसलेटरी मोशन होता है, कोई पार्टिकल यहाँ से यहाँ चला, तो आप v को से डिनोट करते हो वेलोसिटी को, लेकिन अगर आपका इस तरह का सर्कुलर मोशन होता है तो वेलोसिटी को आप एंगुलर वेलोसिटी से डिनोट करते हैं। ठीक है ना, तो ये एंगुलर वो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ओमेगा, और v के बीच में एक रिलेशन होता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ये भी आप पढ़ चुके हो पहले। ठीक है, इसको हम डायरेक्ट ले लेते हैं कॉन्सेप्ट को। तो ओमेगा इसकी मान लिया फ्रीक्वेंसी है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा इंटू टी। अगर पार्टिकल यहां से स्टार्ट हुआ, टी टाइम में यहां तक पहुंचा है, तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी के इक्वल होता है। और ये रेडियस है, ठीक है, इस सर्किल की, इसे आपने ए मान लिया है। ओके, ए रेडियस है, यहां से पार्टिकल यहां आ चुका है, तो इस P का फुट देखते हैं, यहां से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और ये मान लिया m है, तो इसका फुट यहाँ पे आया है। तो अगर पार्टिकल आपका ऊपर जाता जाएगा, यहाँ पे जाएगा तो इसका फुट यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, इसका फुट यहाँ जाएगा, फिर उसके बाद ऐसे ही करके वापस आता चला जाएगा। पार्टिकल ऐसे एग्जीक्यूट करेगा तो फुट नीचे आता चला जाएगा,
इसके बाद ऊपर जाएगा, ऊपर की तरफ चलता चला जाएगा, फिर ऊपर। दैट मीन्स कि जैसे जैसे पार्टिकल सर्किल पे घूमेगा ऐसे ऐसे एम जो है वो इस तरह का पाथ, ये वाला पाथ लेगा। आप बात समझ रहे हैं ना? पार्टिकल घूम रहा है ऑसिलेटरी मोशन में, लेकिन ऐसा मोशन नहीं होता कि आप सर्किल में देखोगे पार्टिकल का मोशन ये रहेगा, ठीक है, क्योंकि उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो सीधा है। ओके, तो ये सीधा पाथ पे ऐसे 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 ऐसे, तो बार बार रिपीट होने वाले मोशन को आप ऑसिलेटरी मोशन या हार्मोनिक मोशन कहते हैं। क्योंकि इसमें किसी तरह का डेसिपेटिव फोर्स नहीं लगा है, इसीलिए इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। ठीक है, अब आपने कहा कि ये पोजीशन एम पी, ये आपका सेंटर ओ है, तो ओ एम बताता है डिस्प्लेसमेंट को, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट। और इसकी वैल्यू क्योंकि वाई एक्सिस पे ली है तो आप इसे वाई मान लीजिए। ठीक है, मान लिया किसी टाइम ये वाई है, तो अब इसकी हम इक्वेशन निकालेंगे कि वाई को क्या वैल्यू होगी। देखिए ये थीटा है, ये ए है, तो तब ये ए साइन, ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा, तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा। और थीटा क्या बताया, ओमेगा टी। ओमेगा टी क्या है, ओमेगा आपकी एंगुलर वेलोसिटी है, टी किसी पर्टिकुलर टाइम टी पे पी की पोजीशन है। ठीक है, तो ये आपका बन जाता है इक्वेशन फॉर ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, अब आपने कहा ए क्या है, इसमें ए आपका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि यहां पे आ जाएगी तो ए के इक्वल आ जाएगी, तो ए आपका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, जिसको आप कहते हो एम्पलीट्यूड। अब ये ध्यान रखना है आपको, एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, और टी है किसी पर्टिकुलर टाइम पर वाई की वैल्यू क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल क्या होगा, वो इस इक्वेशन से दिया जाएगा। ये आपका सिंपली ऑसिलेटरी मोशन का इक्वेशन है। हमें लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन लेना है, तो उसके लिए एक डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी इसको हम देखेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर आपने कहा कि पार्टिकल को आपने डिस्प्लेस किया है और उस पर एक फोर्स लग रहा है, तो फोर्स की नेचर क्या है कि वो इसको सेंटर की तरफ लाने की कोशिश कर रही है। तो अगर हमने किसी पार्टिकल को ऐसे ले गए, ठीक है, मान लिया, अब हम मान रहे हैं कि एक पेंडुलम है, इस पेंडुलम को ले गए हम ऊपर तक, तो आपको पता ही है कि बहुत ऊंचाई तक तो देखो लेके नहीं जाना है, आपको स्मॉल एंगल से रखना है, क्योंकि वो पीरियोडिक नहीं रहेगा। अगर आप इसको ज़्यादा देर तक दूर तक ले जाएंगे तो आपका जो मोशन होगा वो पीरियोडिक नहीं रहेगा। तो आपको क्या करना है, छोटा सा एक एंगल पे इसको डिस्प्लेस करेंगे, दैट मीन्स कि ये थोड़ी हाइट तक जाएगा। और आपको ये भी पता है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। देखिए फ्रेंड्स, अगर किसी पार्टिकल में मोशन है तो मोशन के कारण उसके पास एक एनर्जी होती है जिसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं हाफ एम वी स्क्वायर, यानी पार्टिकल की जितनी वेलोसिटी है उसके स्क्वायर इनटू मास ऑफ द पार्टिकल, उसका हाफ। ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, क्योंकि पार्टिकल के पास वेलोसिटी है, मोशन है, इसीलिए काइनेटिक एनर्जी है। अगर वेलोसिटी 0 है, पार्टिकल रुका हुआ है, दैट मीन्स कि उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, जब भी पार्टिकल मोशन में होगा तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी जरूर होगी। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अगर किसी पोजीशन पे होता है पार्टिकल, उसकी वजह से होती है। अगर हम किसी पार्टिकल को जमीन से उठा के ऊपर लेके आते हैं किसी हाइट पे, तो क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोज हमें काम करना होता है। हर चीज़ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा हुआ है, उसके अपोजिट हम काम कर रहे हैं, तो इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो जाती है, उसे हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो यानी पोटेंशियल एनर्जी जो होती है किसी भी पार्टिकल की पोजीशन की वजह से होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो आपकी होती है m इंटू जी इंटू एच, अगर पार्टिकल आपके h हाइट पे है और ग्रेविटेशन के अपोज काम कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ और अलग अलग कंडीशन में अलग अलग होती है। मान लिया स्प्रिंग के केस में ले रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर होती है। ठीक है, आपने स्प्रिंग 12th में पढ़ा होगा तो वहां से आपने निकाला होगा कि जो ये पोटेंशियल एनर्जी होती है ये होती है। और स्प्रिंग के केस में जो फोर्स होता है वो आपका माइनस का के एक्स के इक्वल होता है।
जहाँ पे k जो होता है वो रेस्टोरिंग फोर्स होता है, ठीक है। रेस्टोरिंग फोर्स डिफाइन किया जाता है k इज इक्वल टू एफ अपॉन एक्स से, ठीक है। फोर्स पर यूनिट लेंथ इज रेस्टोरिंग फोर्स। अगर आपके पास एक स्प्रिंग है और उस स्प्रिंग को आपने खींचा, तो खींचते हो कितना खींचते हो उसके हिसाब से उसमें एक फोर्स जनरेट हो जाता है। आपने कभी किसी टाइट स्प्रिंग को खींचा है तो क्या होता है, आप जैसे स्ट्रेच करते हो उसको और स्ट्रेच करो तो और जोर पड़ता है ना। जितना ज़्यादा आपने लेंथ उसकी बढ़ाई है उसी हिसाब से वो उतना ही आपको फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ता है। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ रेस्टोरिंग फोर्स से डिफाइन है कि आपका जो स्प्रिंग है वो कितना टाइट है। अगर आपने ढीला सा स्प्रिंग होता है, कोई लूज वाले स्प्रिंग भी आपने खींच के देखे हो, उनका रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट लेंथ कम होता है, और जिनका रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट लेंथ ज़्यादा होता है तो उनकी लेंथ जितनी ज़्यादा बढ़ाओगे उसके हिसाब से इस रेस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू इंक्रीज होती चली जाती है, ठीक है। तो हमने भी यहाँ पे बताया, देखिए सब मैंने छोटी छोटी टर्म आपको डिफाइन कर दी है। अब हम ये देख रहे हैं कि हमारी जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी। अभी ये तो पता चल गया कि ऑसिलेटरी मोशन की तो इक्वेशन ये है। अब देखिए, मान लिया आपने डिस्प्लेस कर दिया और आपने कहा कि ये मेरे पास रेस्टोरिंग फोर्स से ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, फोर्स इतना लग रहा है। तो फोर्स न्यूटन के लॉ से कैसे डिफाइन होता है, एम डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, क्योंकि एफ इज इक्वल टू एम ए होता है। तो एम और ए को क्या लिखते हो आप, एक्स अगर डिस्प्लेसमेंट है तो डी एक्स अपॉन डी टी क्या रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी, और डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर एक्सेलरेशन। तो आपने एम ए को डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का के इंटू एक्स। तो ये आपका बता दिया डिफरेंशियल इक्वेशन एक तरह से, ठीक है। इसे हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। इसमें देखिए डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के अपॉन एम इंटू एक्स। अब आप ये मत सोचना यहाँ y लिखा था मैम ने, यहाँ x कैसे हो गया। ये डिस्प्लेसमेंट हम x डायरेक्शन में ले रहे हैं, ये आपने डिस्प्लेसमेंट y डायरेक्शन में ली है। जब आप पेंडुलम की बात कर रहे थे, पेंडुलम को आपने जब डिस्प्लेस किया, इसमें डिस्प्लेसमेंट आपका y डायरेक्शन में आया है, ठीक है। और यहाँ पे जो ये कंडीशन है, इसको अगर x एक्सिस मान रहे हैं तो इसमें डिस्प्लेसमेंट आपका x एक्सिस में आया है। इस तरह का डिस्प्लेसमेंट आप सॉलिड्स में जो आपके मॉलिक्यूल हैं उनमें ऑसिलेटरी मोशन होता रहता है, तो वो इस तरह का मोशन होता रहता है, क्योंकि सॉलिड के जो मॉलिक्यूल हैं वो ऐसे कंसीडर किए जाते हैं, जब आप सॉलिड स्टेट फिजिक्स पढ़ेंगे, कि वो सब एक दूसरे से स्प्रिंग से बंधे हुए हैं, तो उनके बीच में भी एक तरह से रेस्टोरिंग फोर्स काम करता है। क्योंकि आप सॉलिड के पार्टिकल को ऐसे बनाते हो ना, ये तो आपने पढ़ाई होगा, और आप कहते हो कि ये सारे पार्टिकल इस सॉलिड को छोड़ के नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो इनके बीच में जब आप इनको हीट अप करते हो ना, तो इनके पास एक एनर्जी आ जाती है, उस एनर्जी के कारण ये ऐसे वाइब्रेट करना शुरू हो जाते हैं। तो उस चीज़ को हम कंसिडर करते हुए एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट लेके उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल रहे हैं। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में आप देख रहे हो डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस के अपॉन एम इंटू एक्स, ठीक है। इसको इधर ले आओ तो ये हो जाएगी। इसको आपने मान लिया ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू स्क्वायर इज इक्वल टू के अपॉन एम। तो आपकी जो इक्वेशन बनेगी वो डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0 होगी, जहां पे ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, या ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट के अपॉन एम के इक्वल है। एम मास ऑफ द पार्टिकल, के रेस्टोरिंग फोर्स, और ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है उसकी इक्वेशन निकली है, वन डायमेंशनल है ये, प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। अगर ये सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका सॉल्यूशन आप लिख सकते हैं x इज इक्वल टू सी ई की पावर अल्फा इंटू टी, ठीक है, जहां पे c और अल्फा कांस्टेंट हैं। देखिए, इसमें ये मत सोचना कि ये मैंने कहाँ से ले आए हैं। जब भी आप डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हैं तो आपने पढ़ी भी होगी 12th में, अगर नहीं भी पढ़ी है तो आप इस क्लास में तो पढ़ेंगे ही डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन को इस तरह से सॉल्यूशन आप कंसीडर करते हैं, और उसमें आप रखते हैं कि x की वैल्यू ये है, तो डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू क्या होगी, c अल्फा e की पावर अल्फा t, और डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी,
सी अल्फा स्क्वायर ई की पावर अल्फा टी। तो ये वैल्यू आप इसमें रखेंगे तो क्या आ जाएगा, सी अल्फा स्क्वायर ई की पावर अल्फा टी प्लस ओमेगा स्क्वायर सी ई की पावर अल्फा टी इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे सी ई की पावर अल्फा टी को कॉमन ले लेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये तो 0 नहीं हो सकता, ये तो सॉल्यूशन लिया है अपने इक्वेशन का, दैट मीन्स कि ये वाली क्वांटिटी 0 है, क्योंकि दोनों का मल्टीपल 0 के इक्वल है तो एक वैल्यू तो 0 होनी पड़ेगी। तो ये 0 है या ये 0 है। अब इसमें ये तो सॉल्यूशन ऑफ द दिस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो हमने कहा कि अल्फा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 होगी। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी माइनस का ओमेगा स्क्वायर का अंडर रूट प्लस माइनस, तो ये आपका आ गया है माइनस का जे ओमेगा प्लस का जे ओमेगा। आपके दो आएंगे ना रूट इसमें, तो एक तो अल्फा 1 मान लो, एक अल्फा 2 मान लो, एक तो माइनस का जे मान लो या आई मान लो, एक ही बात होती है। जो भी आप मान के चले हो ना, अंडर रूट -1 को जो भी मानते हो, आई मान के चलते हो या जे मान के चलते हो, तो इस क्लास में मोस्टली जे मानते हैं, तो आप यहाँ पे जे कंसिडर कर लीजिए इसको। और अल्फा 2 इज इक्वल टू प्लस का जे ओमेगा हो गया। तो अब आपका जो सॉल्यूशन हो गया, इस जो ये वाला आपने सॉल्यूशन लिया था ना डिस्प्लेसमेंट का, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा c1 e की पावर अल्फा की एक वैल्यू आई है जे ओमेगा टी प्लस c2 e की पावर माइनस जे ओमेगा टी, क्योंकि आपके पास दो रूट आए हैं, एक सिंगल रूट नहीं है, दो रूट आए हैं, तो आपको दोनों को अलग अलग लिखना होगा। ये तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ गया सॉल्यूशन। लेकिन अगर आप इसको सॉल्व करें, c1 e की पावर आई ओमेगा टी क्या होता है आपका, जे ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी प्लस जे साइन ओमेगा टी, ऐसे ही ये C2 कॉस ओमेगा टी माइनस जे साइन ओमेगा टी। ठीक है, इसको हमने एक्सपेंड कर दिया। तो अब हमारा कॉस ओमेगा टी को आपने कॉमन ले लिया, तो C1 प्लस C2 कॉस ओमेगा टी और माइनस या प्लस का जे C1 माइनस C2 साइन ओमेगा टी। फ्रेंड, इसमें हम क्या करते हैं, C1 प्लस C2 को A cos फाई मान लो, और C1 माइनस C2 को प्लस को तो आपने साइन मान लो, क्योंकि इसका उल्टा ध्यान रहेगा ना, यहाँ cos आ चुका है तो यहाँ साइन आ जाएगा, और इसे A cos फाई, ये दोनों वैल्यू इसमें रख दो। ठीक है, हम इसको हटा देते हैं। तो इस वाली इक्वेशन में जब हम इनकी वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a साइन फाई कॉस ओमेगा टी प्लस जे को आप यहां मान लो। ठीक है, तो जे हट जाएगा आपका, तो आपका a कॉस फाई साइन ओमेगा टी, और ये देखिए ये तो एक कॉमन आ जाएगा, साइन फाई कॉस ओमेगा टी कॉस फाई साइन ओमेगा टी, तो ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो ये x की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे आपके पास अगर a की वैल्यू निकालना चाहो तो वो भी कांस्टेंट है, फाई भी आपका नया कांस्टेंट है। तो ये जो a है ना, अभी a और फाई हमें पता नहीं है क्या है, हमने कंसीडर किए हैं, तो इन्हें भी हम देखेंगे क्या है। ये चीज़ आप देख रहे हैं फ्रेंड्स क्या आ रही है, जब हमने शुरू में, अभी पीछे भी करके देख सकते हैं, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी आपका ऑसिलेटरी मोशन का इक्वेशन आया था कि अगर कोई पार्टिकल ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है तो इस तरह का इक्वेशन आना चाहिए सॉल्यूशन, डिस्प्लेसमेंट के लिए ये सॉल्यूशन आना चाहिए। अब आपने एक ऐसा पार्टिकल लिया था जिसको आपने डिस्प्लेस किया था मीन पोजिशन से, और उसके ऊपर एक रेस्टोरिंग फोर्स लग रहा था जो कि उसको इक्विलिब्रियम कंडीशन में लाने की कोशिश कर रहा है, तो उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन, मोशन की डिफरेंशियल इक्वेशन तो आपने बनाई दी है। क्या है, जब उसका सॉल्यूशन निकाला, उस सॉल्यूशन में जो डिस्प्लेसमेंट आया है वो डिस्प्लेसमेंट ऑसिलेटरी मोशन के डिस्प्लेसमेंट के जैसा ही है, सेम दिखाई दे रहा है ना, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, बस इतना सा अंतर है कि ये क्या है, अभी ये भी बताएंगे हम ये फाई एक्चुअली में है क्या। दैट मीन्स कि ये ऑसिलेटरी मोशन है। अगर आपने पार्टिकल को
अपनी मीन पोजीशन से हटा दिया, उस पर रेस्टोरिंग फोर्स लग रहा है, तो वापस एग्जीक्यूट करेगा, ऑसिलेट करेगा, ठीक है। क्योंकि ये इक्वेशन जब आपने निकाला था, ये आपने एक सर्किल पे लगातार पीरियोडिक मोशन करने वाली इक्वेशन से निकाला था कि डिस्प्लेसमेंट इस तरह का होता है। और आपने ये दूसरा एग्जाम्पल लिया है जिसमें पार्टिकल को एक मीन पोजिशन से डिस्प्लेस किया है, तब भी आपको इसी तरह का डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है। दैट मीन्स कि उसमें पार्टिकल मीन पोजीशन के अबाउट ऐसे ऐसे वाइब्रेट करता रहेगा, ऑसिलेटरी मोशन करेगा। अब हम देखते हैं कि इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट की वैल्यू क्या है, मतलब इनको क्या क्या कहा जाता है, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब आपने देखा कि ये जो आपका डिस्प्लेसमेंट x है साइन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? +1 और मिनिमम वैल्यू -1। आपको पता है ना, साइन 90 पे तो +1 हो जाएगी और 3π/2 पे फिर -1 हो जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, साइन की जो ये वैल्यू होती है ये तो π/2 पे होती है, उसके बाद ये कहाँ पे आती है? 3π/2 पे, -1 की वैल्यू। ऐसे ही तो होता है ना, 0 पे साइन 0, π/2 पे 1, फिर आपके पास 2π/2 पे फिर 0, 3π/2 पे -1, ऐसे ही फिर पाई पे 0, इस तरीके से चलता रहता है। 4π/2 यानी कि 2π पे 0। तो ऐसे जब भी डिफरेंस आपका पाई का आया तो फिर से 1 से -1 और उसके बाद फिर से 2π का डिफरेंस आया तो फिर +1। तो अब आप ये देख लीजिए कि मैक्सिमम वैल्यू तो 1 होती है साइन की और मिनिमम वैल्यू -1 होती है। तो मैक्सिमम वैल्यू इस पूरे की जब आपकी ओमेगा टी प्लस फाई की वैल्यू π/2 2n + 1 π/2, जहाँ पे n की वैल्यू 0 1 2 एंड सो ऑन होगी, तब उस कंडीशन में मैक्सिमम और मिनिमम मिलेगी। ठीक है, तो आप देख लीजिए n की वैल्यू 0 रख दी तो π/2, n की वैल्यू 1 रख देंगे तो फिर उसके बाद क्या आ जाएगी 3π/2, तो फिर मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। इस तरह मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आ जाएगी जब ओमेगा टी प्लस फाई की वैल्यू ये होगी और मैक्सिमम वैल्यू a, मिनिमम वैल्यू -a। तो ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, अगर हम मोड लें इसका, माइनस साइन को कंसिडर ना करें डिस्प्लेसमेंट का, हमने वो केवल डिस्प्लेसमेंट का हमने केवल मैग्नीट्यूड लिया है, तब उस कंडीशन में ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट देगा a के इक्वल और इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में एम्पलीट्यूड यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। और किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम t पे डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी इस फॉर्मूले से दी जाएगी। अच्छा, अब ये फाई क्या होते हैं? फाई एक्चुअली फेज होता है। अगर आपने पार्टिकल का ये मोशन लिया था, जब मैंने शुरू में सर्किल ड्रॉ किया था तो ऐसे किया था और उसमें आपने कहा था कि पार्टिकल यहाँ से शुरू हुआ है, ये आपने एक्स एक्सिस लिया था, ये वाई एक्सिस लिया था, आपने कहा यहाँ से पार्टिकल चला और ऐसे जा रहा है और किसी टाइम पे हमने ये थीटा लिया था। अब मान लिया पार्टिकल यहाँ से ना चले, यहाँ से चल रहा है, दैट मीन्स कि ऑलरेडी उसके पास इतना एंगल है सेंटर से। ठीक है, जरूरी तो नहीं है कि पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हो सकता है पार्टिकल किसी और पर्टिकुलर जगह से स्टार्ट हो, तो उस टाइम जो एंगल होता है इसको हम फाई कह सकते हैं। ठीक है, तो वो जो एंगल फाई है ये ओमेगा टी में ऐड हो जाता है। ठीक है, इसको इपोक भी बोलते हैं, EPOCH। ये आपका फाई है जो इनिशियली उसमें ऐड था, इसको कहते हैं फेज। ओके, तो फेज आपका है फाई जो कि इनिशियली किसी भी पार्टिकल के मोशन में ऐड है शुरू में, यानी कि इतनी डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल की, मीन पोजीशन से इतना डिस्प्लेस हुआ हुआ है, उसके बाद आपने फोर्स लगाया है, तब ये आपका घूम के वहीं पे आ रहा है। अब ये यहाँ नहीं आएगा, घूम के यहाँ आएगा, लेकिन उसकी इनिशियल पोजीशन बिल्कुल मीन पोजीशन नहीं थी ऑलरेडी। ठीक है, तो ये आपका फेज हो गया या इपोक हो गया। अब हम देखते हैं कि वेलोसिटी क्या होगी, एक्सेलरेशन क्या होगा। एक्सेलरेशन को आप अल्फा से डिनोट कर दीजिए, ए से क्योंकि एम्पलीट्यूड को डिनोट किया है आपने, और एनर्जी क्या होगी, इन तीनों को स्टडी कर लेते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन आ गया है। इस इक्वेशन को आपने देख ही लिया है कि ये पीरियोडिक मोशन का होता है इक्वेशन, और हमने ये निकाल लिया है कि अगर किसी पार्टिकल को आपने अपनी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस किया है तो उसका डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, d2x/dt² प्लस
ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0 और उसका सॉल्यूशन आपका ये आ गया है। दैट मीन्स कि ये पीरियोडिक है, इसका मतलब है ये पार्टिकल ऐसे एग्जीक्यूट करता रहेगा और ये अपनी वापस उसी पोजीशन में आएगा अगर आइडियल कंडीशन है, अगर इसके ऊपर डेसिपेटिंग फोर्स लगे हैं, एयर रेजिस्टेंस वगैरह, तो इसका धीरे धीरे करके ऑसिलेशन कम होता चला जाएगा। वो चीज़ हम डैम्प्ड ऑसिलेशन में डिस्कस करेंगे। अभी हम ये बात कंसिडर करके चल रहे हैं कि कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ये वापस यहाँ जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा। तो हम ये निकालते हैं कि इस पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, जिसका डिस्प्लेसमेंट ये है, उस पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी। वेलोसिटी इज इक्वल टू होती है dx अपॉन dt। तो इसे अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो a साइन का कॉस हो जाएगा ओमेगा टी प्लस फाइव और इसको टर्म को आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ओमेगा, तो a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। ये तो हो गई वेलोसिटी। अगर आप एक्सेलरेशन की बात करें और उसे अल्फा से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, वो वाला रूट जो आपने पीछे लिया है वो नहीं है, ये एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन ये आपका d2x अपॉन dt स्क्वायर होगा और इसकी वैल्यू माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव होगी। इसको आपने दोबारा से डिफ्रेंशिएट किया तो ओमेगा दूसरी बार आ जाएगा, तो ये हो गया। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि जो एक्सेलरेशन है इस वाले मोशन में वो निगेटिव साइन के साथ है और हमने शुरू में जो बोला था कि इस पे एक फोर्स लग जाता है और ये फोर्स आपका होता है माइनस का kx। ये माइनस साइन यहीं से आया था फ्रेंड्स, क्योंकि जब भी इस तरह का कोई मोशन होता है तो उसमें जो एक्सेलरेशन है वो इनवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट आउट करता है और f इज इक्वल टू एम में के इक्वल होता है। तो इसमें एक्सेलरेशन आपका निगेटिव है। दैट मीन्स कि इसकी नेचर ये है कि हमेशा पार्टिकल को इक्विलिब्रियम कंडीशन में लाने की कोशिश करेगा, या फिर उसे मीन पोजीशन भी कहते हैं, मीन पोजीशन में लाने की कोशिश करेगा। ये जो भी फोर्स लगाया है आपने उस पर ऐसा एक्सेलरेशन जनरेट होगा जिसकी वैल्यू नेगेटिव है और इसकी नेचर होगी कि ये इसको वापस उसी पोजीशन में लाने की कोशिश करता है। तो आपने ये चीज़ देख ली है कि वेलोसिटी क्या है और एक्सेलरेशन क्या है। अब आप अगर सिंपल पेंडुलम को देखें, सिंपल पेंडुलम में एक लाइट सा थ्रेड होता है जिसका वेट हम नेग्लिजिबल मानते हैं, उससे आपने एक हैवी मास को सस्पेंड कर रखा है, लटका रखा है और ये आपका m है और आपने इसको डिस्प्लेस कर दिया है इस पोजीशन पे। ये बहुत छोटा सा एंगल लिया है आपने, तो जैसे ही आपने इसको डिस्प्लेस किया तो इस पर तुरंत एक फोर्स लगना शुरू हो गया। अब वो इसको इधर की साइड ले जाने की कोशिश करेगा। आपने इसे यहाँ तक खींचा है, दैट मीन्स यहाँ के वेलोसिटी इसकी 0 हो चुकी है। दैट मीन्स इस कंडीशन में पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो चुकी है, लेकिन एक्सेलरेशन इस कंडीशन में मैक्सिमम है। ठीक है, अब आपका पार्टिकल को छोड़ दिया, जैसे ही आपने खींचा वेलोसिटी 0 हो गई है, तो इसके पास जितनी भी एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है, क्योंकि वेलोसिटी इसके पास नहीं है। दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी तो 0 हो गई है, जितनी भी एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी है। अब आप एक बार ये भी ध्यान से समझ लीजिए, जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो हाफ mv² होती है। अगर पार्टिकल मूव कर रहा है, उसके पास मोशन है, ठीक है, वेलोसिटी है, तो ही काइनेटिक एनर्जी होती है पार्टिकल के पास। अगर पार्टिकल रुका हुआ है तो किसी भी कंडीशन में उसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं होती है। पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, अगर पार्टिकल रुका हुआ है या आप किसी हाइट से उसको ऊपर उठा रहे हो, तब उस कंडीशन में उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी। आप जमीन पे रखा हुआ पार्टिकल है, ठीक है, और मूव कर रहा है आगे की तरफ, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। आपने क्या किया, पार्टिकल को ऊपर उठाना शुरू किया, तो वो पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशन के अपोज आप वर्क कर रहे हो तो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। एक मैक्सिमम हाइट तक लेके जाते हो, छोड़ देते हो, तो सारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है। ये चीज़ तो आपने पढ़ी रखी है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी इस केस में kx² के इक्वल होती है ड्यू टू पोजीशन, इसीलिए x आता है यहाँ पे, वो पोजीशन की वजह से ही इसमें एनर्जी होती है। तो यहाँ पे जो पार्टिकल है, यहाँ उसको जब आपने यहाँ लेके गए तो पोटेंशियल एनर्जी है, वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन मैक्सिमम है। जैसे ही इसको छोड़ दिया, इस कंडीशन में वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है, एक्सेलरेशन आपका 0 हो जाता है और पोटेंशियल एनर्जी भी 0 हो जाती है। जितनी भी एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी है और वो मैक्सिमम हो जाती है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें पूछ ली जाती हैं, ठीक है ना। इधर गए, यहाँ पे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, 0 वेलोसिटी, 0 काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम एक्सेलरेशन। वापस आए तो यहाँ पे अल्फा 0, वेलोसिटी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी 0, ठीक है।
तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। लेकिन अगर इसकी किसी बीच की पोजीशन की बात करें तो उस टाइम उसके पास सारी चीज़ें हैं, पॉजिटिव चीज़ें हैं, अल्फा भी है उसके पास, वेलोसिटी भी है, मतलब एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन जब आप डिस्प्लेस करते जा रहे हो तो वो आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट होती जा रही है। पोटेंशियल से काइनेटिक से पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गई है, पोटेंशियल से काइनेटिक में कन्वर्ट हो रही है। तो बीच में तो उन दोनों का कुछ फ्रैक्शन रहेगा ना, तो वो चीज़ रहेगी। तो अब हम निकाल लेते हैं कि एक्चुअली में टोटल एनर्जी है कितनी इस केस में। तो आपकी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और इसको आप नाम देते हैं मैकेनिकल एनर्जी का या टोटल एनर्जी। ये आपको पता है हाफ mv² है और ये आपकी हाफ kx² है। हाफ mv² को आपने यहाँ से ले लो, a² ओमेगा² cos स्क्वायर ओमेगा t प्लस 5, और इसको हाफ k x आपका वहाँ है a² sin स्क्वायर ओमेगा t प्लस 5। आपने क्या किया, हाफ ma² को कॉमन लिया, तो cos स्क्वायर ओमेगा t प्लस 5, तो आपने m कॉमन ले लिया तो यहाँ डिवीजन में m आ जाएगा ना, k अपॉन m हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा t प्लस 5। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हमने पीछे लिया था k अपॉन m इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन बना रहे थे ना सिंपल हार्मोनिक मोशन की, तो हमने कंसीडर किया था कि फोर्स, रेस्टोरिंग फोर्स अपॉन मास इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है। तो हमने यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर ले लिया, तो ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे भी था और यहाँ पे भी आ गया है, तो ये दोनों कॉमन हो जाएंगे, तो ओमेगा स्क्वायर बाहर आ जाएगा। तो ये जब बाहर आ गया है, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो हमारे पास टोटल एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी हाफ ma² ओमेगा स्क्वायर। यानी कि ये जो एनर्जी है ये 5 के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, ये केवल एंगुलर वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड के ऊपर, मास ऑफ द पार्टिकल। तो ये टोटल एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन है। तो फ्रेंड्स आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन देख लिया क्या है, उसको अच्छे से समझ लिया है। डिफरेंशियल इक्वेशन देख ली है कि d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0 के इक्वल है। इसका सॉल्यूशन देख लिया है जो कि x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस 5 के इक्वल निकल के आया है। जैसे ही आप इस इक्वेशन को देखें कहीं तो आप समझ जाइए कि ये इक्वेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन की है, कि पार्टिकल ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है। उसका सॉल्यूशन देख चुके, वेलोसिटी देख चुके, एक्सेलरेशन देख चुके, एनर्जी देख चुके, और कॉम्प्लेक्स नोटेशन इसमें जो आपके C1 और C2 e की पावर i अल्फा ये सब आए थे वो आपने देख लिया है। तो यानी कि इतना पार्ट कवर हो चुका है इस लेक्चर का। नेक्स्ट हम डैम्प्ड और फोर्स ऑसिलेशन पढ़ेंगे। ये तो आपने आइडियल कंडीशन ली है कि जिसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन पर किसी भी तरह का कोई रजिस्टिव फोर्स नहीं लगा था, एयर वगैरह का। इसके बाद हम देखेंगे अगर कोई रजिस्टिव फोर्स लगता है तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। फ्रेंड्स इस लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। थैंक यू।